अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा MKTV चैनल की पूरी टीम के साथ बिना फिल्टर के ग्राउंड रियलिटी। नाज़रीन, जिस तरीके से BRS और कांग्रेस के बीच में एक जुबलीज इलेक्शन को लेकर टकापाल चल रही है, इसी के चलते आज हम खुद जुबलीज के मुख्तलिफ इलाक़ात का दौरा करें, जहाँ एक तरफ कांग्रेस अपना दबदबा बताते हुए कामयाबी को तय बता रही है, तो वहीं पर BRS अपनी जानिब से कामयाबी तय बता रही है। मगर आखिरी में अवामी है जो ये तय करेगी कि जीतेगा कौन। मैं आपको बताते चलूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ कांग्रेस कैंडिडेट नवीन यादव जो जुड़े हैं, शायद इनकी नाकामयाबी होगी। तो मैं नौजवानों को ख़ास तौर पर ये बताते चलूँ कि 1996 के इलेक्शन में एक CPM के कैंडिडेट को भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सपोर्ट की गई। अगर आप कुछ अपने पुराने लोगों से या अपने बड़ों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि 1996 में नलगुंडा इलेक्शन में 480 से ज़्यादा कैंडिडेट भी थे। इनकी कैनवसिंग खुद मौजूदा सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने की और अकबरुद्दीन अवैसी ने की, ऐसे कई मजलिसी लीडरान ने की। और नलगुंडा टाउन के बाद मलकपेट हल्के से बम्पर मेजॉरिटी में वोट पड़े थे। इसी तरीके से कुछ ऐसा मंजर यहाँ पर भी बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आप अपनी राय, अगर आप जुबली हिल्स के वोटर हैं तो ज़रूर दें कि इस बार कौन बनेगा जुबली हिल्स का MLA। इसके साथ साथ जिस तरीके से कांग्रेस को ये सोचा जा रहा था कि कांग्रेस का जो बूम था वो कम हो चुका है, इसे एक बूस्ट देने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो पदयात्रा की, उससे 25% तक बूस्ट मिला है। मगर इसे 50% बूस्ट तक लेके जाना शायद ही जब तक कैंपेन ख़त्म हो ज़रूरी होगा। अगर ये ना हो और अगर 50% बूस्ट भी ना हो और एक मेजॉरिटी के साथ अगर नवीन यादव की कामयाबी होती है तो ये कामयाबी नहीं मानी जाएगी, इसे बस और सिर्फ एक कामयाबी ही कहा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस दोनों मिलके लगातार कैनवेसिंग कर रहे हैं, इस कैनवेसिंग से अगर नवीन यादव कुछ वोटों से जीतते हैं तो आवाम बखूबी समझ सकती है। इसके अलावा सच बताना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, इसके लिए बहुत सारे कुर्बानियाँ देना पड़ता है। एक कैमरा, एक लाइव देना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद आवाम तक हकीकत पहुँचाना है और हमेशा हमारा इदारा ये करते रहा है। इसी के साथ सीनियर जर्नलिस्ट सैयद मोहसिन साहब को मैं बुलाऊंगा। मोहसिन साहब, आपने भी यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो खास तौर पे न्यूट्रल बयान ना कांग्रेस की ना BRS की, आवाम का रुझान क्या है? जी, जिस तरीके से यहाँ पर रुझान की बात की जाए, जिस तरीके से एक तरफा यहाँ पर प्रमोशन बताया जा रहा है, अभी जैसे खलील भाई ने कहा है, हम लोग यहाँ पर करीब 4 घंटे से सर्वे किए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे स्लम एरियाज भी है जहाँ के रोडों के हालत पिछले 10 साल में बद से बदतर है, जहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए आपको जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं कैमरा घुमा दूं तो हम जहाँ पर ठहरे हुए हैं उसके नीचे से भी सारा ड्रेन वाटर जा रहा है। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट या फिर प्रीवियस गवर्नमेंट जो कोई भी हो, यहाँ पर जब तक मौजूद थे तो यहाँ पर डेवलपमेंट मेरे हिसाब से ज़ीरो है। और जिस तरीके से तवक्कु दिया जा रहा है, एक तरफा सपोर्ट मिल रहा है, चाहे माइनॉरिटी का हो या RSS का हो या कांग्रेस का हो, हर एक चीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल एक कैंडिडेट को सपोर्ट किया जा रहा है, उनको जो है जिताने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हर चीज़ के एक पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें होती है, निगेटिव बातें होती है। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये वही नवीन यादव है जिन्होंने MIM से लड़ने के बाद सिर्फ 5000 वोटों से जो है शिकस्त हासिल की थी। उसके बाद जब ये इंडिपेंडेंट ठहरे हुए थे BRS के ऑपोजिट में और कांग्रेस के ऑपोजिट में, तब बगैर कोई सपोर्ट, बगैर कोई जो है प्रमोशनल और इतने ऑर्गेनाइजेशन के जो है सपोर्ट के बगैर इन्होंने 20,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। तो एक तरफा नवीन यादव का पर्सनल वोट बैंक यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है, उस तरीके से हमको पता चल रहा है कि नवीन यादव दिल से और अपने सोशल वर्क से यहाँ पर पहचाने जाते हैं, जो मुसलसिल यहाँ के गरीब लोगों में जो है बगैर धर्म जाने, बगैर जो है रिलीजन जाने उनकी मदद मुसलसिल करते रहते हैं, जैसे राशन किट हो या फिर उनके रेंट्स का हो, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि इख्तियार में आने के बाद अच्छे अच्छे लोगों के जो है तेवर बदल जाते हैं, उनके रुझान बदल जाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में ये नवीन यादव अगर
एमएलए बनते हैं तो इनके रुझान और इनके तेवर और इनके मदद करने का तरीका एक तरफा होगा या फिर इसमें भी बदलाव आएगा, क्योंकि पावर जब आता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, जिसमें इंग्लिश में आपने सुना होगा पावर कम विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी तरीके से अगर इनको पावर मिलता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी या फिर इनके अंदर जो है अनैयत आएगी, ये जानना जरूरी है। और दूसरी तरफ अगर आप मुसलसिल देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप में क्लेम कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो एक तरफा वोट जीतेंगे, तो मैं यहाँ पर अपना सर्वे बता रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर रोडों के हालात, डेवलपमेंट के हालात, जीएचएमसी के हालात बद से बदतर होने के बावजूद लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। इतने कम जो है फुटपाथों को यहाँ पर ग्रैब कर रखा हुआ है। और अभी जिस तरीके से बोला जा रहा है कि भाई कुछ ऐसी अधूरी चीजें हैं जो मेरे शौहर ने नहीं की, मैं करना चाहती हूँ, कुछ अधूरी चीजें हैं जो मेरे शौहर के ख्वाब थे, मैं पूरा करना चाह रही हूँ। पिछले 10 साल में आपके शौहर ने मुकम्मिल नहीं कर सका, तो अभी आप कितना कर पाएंगे, ये भी सवाल लाजिम है। और जिस तरीके से अभी यहाँ पर मुसलसिल बातें चल रही थी, अभी हमारे एक दोस्त साहब सीनियर जर्नलिस्ट खलील साहब ने जिस तरीके से बताया है कि ग्राउंड रिपोर्ट, हम जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं यहाँ पर, बार बार इल्जाम लगा रही है कि एमआईएम कांग्रेस एक है, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? भाई इल्जाम तो लगाया जा रहा है, पर जब मैं 2 दिन पहले का एक वीडियो आपके सामने शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि आरएसएस के कार्यकर्ता और आरएसएस के सारे लोग जो है नवीन यादव के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, फिर इल्जाम भी लगाया जा रहा है। ये ऐसे लग रहा है कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये जिसको जितना बदनाम करो उसका उतना नाम होता है, उसी तरीके से इलेक्शन जीतने का तरीका है। और ये सब एकजुट होकर कई लोग जो है एक ही कैंडिडेट के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पदयात्राएं हैं, जलसे हैं और मुसलसिल उनके नाम को जो है उकारा जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है सिर्फ 2 साल की हुक्मरान के लिए। अब ये पर्सनल इंटेंशन है, ये पर्सनली आपका और उनका जिस तरीके बार बार जो है मजलिस का नाम बीजेपी ले रही है। मैं आपको बताते चलूं कि ये एक एमएलए का इलेक्शन है, ना इसमें हुकूमत बनाई जा सकती है ना तोड़ी जा सकती है। तो ये बीआरएस और कांग्रेस के बीच का इलेक्शन है। तो मैं आपको बताते चलूं कि फिर एक बार मैं आपको बोलूं कि 1996 में सीपीआईएम के कैंडिडेट को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सपोर्ट थी, और इस सपोर्ट के साथ खुद असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी और पूरी मजलिस ने कैनवेसिंग की। इस कैनवेसिंग के दौरान में नलगुंडा टाउन के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा कोई जगह से सबसे ज्यादा वोट पड़े तो वो मलकपेट था। ये भी एक तारीख रही मजलिस की। इसके बाद कई बार कांग्रेस को भी सपोर्ट किया गया, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। मुत्तहिदा आंध्रा में, तेलंगाना में बीआरएस को सपोर्ट किया गया। तो अब अगर नवीन यादव को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। क्या हुसैन साहब जी, अब जिस तरीके से भाई ने कहा है कि बीजेपी के सारे इल्ज़ाम हैं, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, पिछले 10 साल में जिस तरीके से का डेवलपमेंट आना चाहिए था, जिस तरीके से अभी पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, जब बीआरएस की हुकूमत थी तो हमने ग्राउंड में ना केटीआर को देखा, ना केसीआर को देखा, ना हरीश राव को देखा, ना कविता को देखा। आज जब पलट के इनकी सरकार नहीं है तो ये बड़े बड़े दावे देते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम खबरस्तान लेके दे देंगे। एक छोटे लीडर, एक माइनॉरिटी का एक बंदा जो है जाके ज्वाइन किया तो उसके सामने कमिटमेंट कर रहे थे। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ मिस्टर केटीआर को, आप 10 साल तक सोते रहे, 10 साल के बाद जागे, जबकि वो खबरस्तान लूट गए। वो खबरस्तान को आपने लूट लिया एक स्कैम के तहत, कुछ चीजों के तहत। उसके बाद आप फिर से कमिटमेंट देते हैं कि जब कभी भी सरकार आएगी। ऐसे तो कई वादे थे आपके तेलंगाना सेपरेशन के बाद के माइनॉरिटी को फला कर देंगे, अला कर देंगे। आज जो लोग सवाल कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहिए, पर माइनॉरिटी को एक सोच समझ कर यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी चीजें हैं ये पावर में आने से पहले कैसे और पावर में आने के बाद कैसे रहेंगे और किस तरीके से। यहाँ के ऐसे कई एरिया है जहाँ पर डेवलपमेंट स्टिल बहुत नीडेड है। यहाँ पर कई सारी जगहों पे जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और यहाँ पर कई ऐसे एरिया है, स्लम एरिया है, जिनको जो है आज तक इंद्रमा इल्लू के नाम पे घर नहीं मिला और ना ही जो है केसीआर के दिए हुए घर मिले, और इनको जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो सब्सिडी की बात हुई थी वो भी आज तक मौजूद नहीं है। और अगर मैं आपको दिखा दूं रोड का आलम, और अगर मैं वो गलियों में कुचों में आपको लेकर चला जाऊं, तो आप यकीन मानेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे देख के भाई एक बद से बदतर हालत है। मैं आपको बात कर रहा हूँ बोराबंडा पंखे के पास की, जहां पर से आपको पासिंग की जगह भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और वहां के लोग जिस तरीके से जी रहे हैं, स्लम से बदतर एरिया है, डेवलपमेंट टोटल जीरो है। जहां पर आपके इतने कॉरपोरेटर है, जीएचएमसी आपके अंडर में है,
इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स है और अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि लोग यहाँ पर जो है एज ए वेंडर छोटे छोटे शॉप्स लगा के जो है काम कर रहे हैं। अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं, जुबली हिल्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बताया जाता है कि फुल्ली डेवलप्ड है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारी नहीं, पर यहाँ पर दो तरफा होता है। यहाँ के जितने लोकल्स है, तेलंगाना के जितने लोकल लोग हैं, उन सारे लोगों में जो है यहाँ पर कुछ चीजें जो है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बरकरार है, लोग अभी भी जो है वेंडर टाइप का काम कर रहे हैं, छोटे छोटे शॉप्स लगाकर, और उसके नीचे से पानी बह रहा है जिसको जीएचएमसी, ग्रेटर हैदराबाद और तेलंगाना के डेवलपमेंट की लापरवाही बोल सकते हैं। अब जो आ रहा है उसके कमिटमेंट क्या है हम सुनेंगे जी। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में एमआईएम से कांग्रेस से बीआरएस, ये एक राउंड चक्कर चल रहा है, इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी? मैं सिर्फ आवाम को ये कहना चाह रहा हूँ, जो दिखता वो बिकता है, उसी तरीके से उसको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तेलंगाना जो पावर में होता है उनके साथ जाके जो है ताल बिठाने का यहाँ पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर आप फिल वक्त आवाम को सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से अपना वोट देंगे, किस पर कितना एतबार करेंगे और कौन कितना कमिटमेंट करके आएगा और किस तरीके से वो अपना प्रचार करेगा। अगर प्रचार में इतना सच्चा और सीधा कोई अगर आपका कैंडिडेट है तो वो प्रचार से पहले एक बॉन्ड लिख दे, बॉन्ड लिख के बता दे कि भाई फलाने जगहों पर इतने चीजों की जरूरत है, हम प्रोवाइड कर देंगे, इतने घरों को हम राशन देंगे, इतने घरों को हम जो है ये सारी चीजें एक बॉन्ड। सलमान एक कार्ड बता रहे थे हमारी हुकूमत का, उसी तरीके से बॉन्ड भर रहे क्या आप? नहीं, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, दिल्ली की गवर्नमेंट जहां पर आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन जीतने से पहले जो है एक बॉन्ड रिलीज किया था कि भाई हम किस पे कितना फंड ले रहे हैं और कितना लगा रहे हैं। इस चीज पे मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, यहाँ पर सियासतदान सिर्फ अपनी सियासत में कैरियर देख रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आपको जो है पब्लिक सर्वेंट नजर नहीं आ रहा, पब्लिक का फायदा देखने वाले लोग नहीं है। जो जिस तरीके से सियासत में आता है उसकी हामी भरते हुए जो है उसके सामने जाकर जो है अपने हाथ मिला ले रहे हैं। इस सारी चीजों को जो है नजर में रखते हुए हमको जो है हमारा वोट का ताउन करना चाहिए। मैं हमारे देखने वालों को ये बताते चलूं कि पॉलिटिक्स और सियासतदान के पीछे जो रहते, ये छोटे छोटे जो लीडरान रहते हैं, इन्हें बस आज बताई जाती है, और जितने बड़े पोस्ट के लीडरान रहते हैं इनका कोई कैडर नहीं होता। जिसका कैडर होता है उसे कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता है। ये सियासत की हकीकत है जिसे शायद ही कोई बताना नहीं चाहता। आप बीआरएस ले लीजिए, बीआरएस के 10 साल में महमूद अली और उनके लोगों के लिए के अलावा किसी और को आपने देखा? अब कांग्रेस आके इतना टाइम हो गया, अकलियती की आवाज या माइनॉरिटी लीडर या मुसलमानों की तरफ से कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया। एमएलसी दी गई, वापस ली गई, बाद में अजरुद्दीन को देने का वादा किया गया। अब आगे क्या होगा वो तो अल्लाह ही बताएगा, लेकिन इस तरीके की सियासत कांग्रेस में है। 70 साल में ये पहली बार है कि कोई मुसलमान क़यादत कांग्रेस में मौजूद नहीं है। ये मुत्तहिदा आंध्रा और तेलंगाना में ऐसा चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देखिए, कांग्रेस में जितने लोग 10 साल अपोजिशन में थे, फिरोज खान कहाँ है, उस्मान अल आजमी कहाँ है, उस्मान मोहम्मद कहाँ है, अब्दुल्लादीन जो कि साबिका उर्दू वाइस प्रेसिडेंट उर्दू अकेडमी रह चुके हैं, और ऐसे कई लीडरान अगर नाम लेने बैठे तो कांग्रेस में बहुत पुराने और नए लीडरान मौजूद है, मगर ये तमाम को साइडलाइन कर दिया गया है। अब ये क्यों किया गया है अवाम बखूबी जानती है। फिरोज खान को जुबली हिल्स से टिकट नहीं दिया जा सकता था क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट डिक्लेयर था कि कौन इलेक्शन लड़ेंगे, और यहाँ पे कई सारे कांग्रेस की जानिब से सर्वे कराए गए। सर्वे करने के बाद ये तय हुआ कि नवीन यादव को टिकट दिया जाएगा। नवीन यादव हर किसी से जाकर मुलाकात करे, अब वो उनका जाती मसला था, इसके ऊपर ना मैं कुछ कह सकता हूँ ना इस पर टिप्पणी करना चाहूँगा। देखिए, सियासत में 70 से 80% जो लोग हैं उसमें से कुछ लोग रॉडिज्म में हैं, कुछ लोग लैंड माफिया में हैं, कुछ लोग ब्लैकमेलिंग में। और रॉडिज्म सियासत में आने का मकसद क्या होता है? ये लोग अपने जो काले कारनामे इन्हें छुपाने के लिए आते हैं। कुछ बड़े लोग जो आते हैं वो अपने कारोबारों को सेव करने के लिए आते हैं। तो अच्छा आदमी आपको कोई भी सियासत में नजर नहीं आएगा। अगर है आपकी नजर में तो कमेंट्स करिए, कमेंट में बताइए कि कौन है ऐसा इतना वाइट सियासतदान। क्या मुहसिन साहब जी? अभी जिस तरीके से खलील भाई ने कहा है मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ। आज के सियासतदान पब्लिक सर्वेंट नहीं बल्कि अपने आप को पब्लिक के राजा समझते हैं।
उनके जितने भी है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, एक आम आदमी किसी से पूछ सकता है, पर आज के सियासतदान से आप कोई सवाल नहीं कर सकते। अगर आप सवाल रेस करेंगे तो उनके ऊपर जो है कई सारे फेक केसेस दर्ज कर दिया जाएंगे, उनको जो है मुकम्मल तरीके से बिठा दिया जाएगा। अब जिस तरीके से फिरोज खान की बात की गई थी कि उस तरीके से अगर इन केस क्या कांग्रेस से फिरोज खान को अगर जुबली हिल्स की टिकट मिलती तो ये जितने ऑर्गेनाइजेशंस आज, जितने रीजनल पार्टीज आज नवीन यादव के साथ है, तो शायद दूर दूर तक वो नजर नहीं आते, या हो सकता है वो गोपीनाथ जी के वाइफ के साथ मिल जाते और उनके लिए कैंपेनिंग करते थे। क्योंकि फिरोज खान एक सच्चा और बेबाक लीडर है जो कभी भी किसी से कोई बात करने के लिए डरता नहीं और खुलेआम बोलता है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर सियासत का भी एक रुझान है, जहाँ पर कुछ चीजें जो है देख समझ कर करना चाहिए। पर पब्लिक सर्वेंट को चाहिए कि वो समझे कि भाई वो पब्लिक की सर्विस करने के लिए यहाँ पर पोजीशन पे आ रहा है, और जिस तरीके के हालात रोडों के हैं, जिस तरीके के हालात फुटपाथ के हैं, जिस तरीके के हालात गरीबी के हैं, जिस तरीके के हालात अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, और जिस तरीके के हालात आज जैसे बिजली है, गैस है और अपना ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों के हालात को देखते मरते नज़र रखते हुए हमको जो है अपना वोट का ताउन करना चाहिए। अभी मोहम्मद अली शब्बीर जी ने कहा है कि इलेक्शन से पहले खबरस्तान अलॉटमेंट हो जाएगा, तो ऐसे कई और एरिया हैं जहां पर कई सारे इश्यूज है। आपने कहा था कि हम सरकार में आने के बाद जो वादा केसीआर ने किया, जो नहीं किया, कर नहीं पाया, वो सारे वादे पूरे करेंगे। वक्फ बोर्ड को डिजिटलाइजेशन करेंगे, वक्फ की जितनी जायदादें लूटी गई थी उसको वापस लाएंगे, और ये सारी चीजें कहाँ पर गई? कांग्रेस आकर अभी 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, मुसलसिल जो है अपने ही आपस में जो है अपने पॉलिटिकल चीज़ों में और अपने कैबिनेट में डिस्टर्ब है। तो ये सारी चीज़ें हटाकर अगर कोई गवर्नमेंट आकर जो है अपने खुद मिनिस्टर्स में डिस्टर्ब रहेगी तो पब्लिक का भला कब होगा, डेवलपमेंट कब होगा, और ये सारी चीज़ें कब होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अनिल साहब, आपको सवाल नहीं है कि मीडिया में बयान देते वक्त रहना करते एमएलसी रहमत बेग का कहना यह था कि जिस तरीके से राजा सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप देखेंगे बीआरएस के दौर में भी 10 साल में राजा सिंह को किसी किस्म का फंड नहीं मिल सका, और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में भी किसी किस्म की मदद नहीं मिल सकी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गोशा महल की आवाम को मदद लेने पड़ी, और बार बार रहमत बेग मुख्तलिफ इलाकाजात में जाते हैं, वह बल्दी, आबरसानी और दीगर मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं जुबली हिल्स में भी ऐसा वाक़या पेश ना आ जाए क्योंकि गवर्नमेंट किसी और की और कैंडिडेट कोई और आ जाए, ये बोलने का मतलब था मिर्जा रहमत अली बेग का। जी, अब जिस तरीके से हमारे काबिल दोस्त खलील साहब ने बताया कि रहमत बेग के सारी चीज़ें, अभी उनके बारे में आप फिर टंग स्लिप बोल सकते हैं आप। कभी कभी क्या होता है, आप सुबह शाम अगर मेहनत करेंगे तो ग्राउंड में अगर मैं बोलूँ तो क्वालिफिकेशन के लेवल में नहीं बोलूँगा, पॉलिटिकली लेवल में नहीं बोलूँगा, या फिर जो है उनके अंदर उतनी सोच समझ सियासतदान के लेवल में नहीं बोलूँगा, पर एक सच्चा और मेहनती लीडर बोलूँगा जो हमेशा जब कभी भी उनको कॉल आ जाए या उनको हिदायत मिल जाए तो वो ग्राउंड में उतर जाते हैं और वहाँ पे मौजूदा हालात जो कोई भी हो, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो या ना हो, वहाँ के लोगों की परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सच्चे लीडरों की आज हैदराबाद में ज़रूरत है, ना कि वो कई सारे केसों में इन्वॉल्व हो और अपने घरों में आराम करे और अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर यानी लोगों से मिलना भी मुनासिब ना समझे। पर ये एक ऐसा लीडर है जो कभी भी ज़मीनी हालत में जो है वहाँ पर मौजूदगी होती है। और यहाँ पर अब जितने लोग जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या वो एक सवाल नहीं उठा सकते हैं? एक मलून की गिरफ्तारी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इतने जो है मुस्लिम लीडर्स आके सपोर्ट कर रहे हैं, एक मुद्दा बना हुआ है। और यहाँ पर एक तरफ आप देखा जाएंगे तो कैबिनेट भी जो है अपने मिनिस्टर्स जितने भी है, आज तेलंगाना कांग्रेस के जितने मिनिस्टर है मिनिस्ट्री पोजीशन छोड़ के यहाँ पर कैंपेनिंग पे लगे हुए हैं, और वो अपना अहदा छोड़कर अपनी जिम्मेदारी छोड़कर अगर एक हल्के के पीछे लगेंगे तो तेलंगाना कब डेवलप होगा? तेलंगाना में इतनी कैंपेनिंग हो गई, चीफ मिनिस्टर आने से जो है कई वक्त और कई सिक्योरिटी और उनका आने जाने का जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट के अंदर में होता है। जब कैंपेनिंग आप कर रहे हैं बगैर जीते हुए कोई कैंडिडेट की, तो ये खर्चे का हिसाब कौन देगा और किस तरीके से आप इसको जो है मैनेज करेंगे, ये बहुत जरूरी है। जो मनन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बीआरएस की हुकूमत की डाल के लेके ये सब कुछ, जी हाँ, केसीआर हुकूमत में राजा सिंह को बड़ी बेदर्दी से गिरफ्तार किया गया था। ये पूरे मुसलमानों का, खासतौर पर तेलंगाना के मुसलमानों का ये डिमांड भी रहा है कि राजा सिंह की गिरफ्तारी हो। इसी के चलते कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन दिया। उस टाइम पे हमारे फाजिल दोस्त ने, मोहसिन साहब ने भी बयान दिया कि नॉमिनेशन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का हुआ उनका
पहला डिमांड ये है हुकूमत तेलंगाना और कांग्रेस गवर्नमेंट से कि राजा सिंह की गिरफ्तारी हो, और दूसरा डिमांड कब्रिस्तान का था ना मोहसिन साहब जी। तो ये दो अहम चीजें थी। और इंसान कहीं भी अपनी जिंदगी गुजार लेता, कैसा भी रह जाता, मगर आखिरी वक्त जब मरता है तो उसके लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, और जुबली हिल्स की आवाम को कब्रिस्तान एक बहुत बड़ी जरूरत है मोहसिन साहब। इसके साथ साथ मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी कांग्रेस हुकूमत, कांग्रेस जबकि अपने आप को आवाम की हुकूमत बताती है, सेकुलर हुकूमत बताती है और अक़लियतों के साथ होने का दावा करती है, फिर क्यों कांग्रेस हुकूमत राजा सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रही? ये बड़ा सवाल हमारा भी हुकूमत से है। अगर आप इससे मुत्तफिक है तो आप भी आवाज उठाइए। और हमने अपनी बेबाकी से ग्राउंड रिपोर्ट बताई, ना बीआरएस ना कांग्रेस, अवाम जिसे चाहे उसे बादशाह बना दे, अवाम जिसे चाहे उसे नाकामयाब कर दे और कामयाब कर दे। तो मैं आप तमाम देखने वालों से, खास तौर पे जुबली हिल्स के वोटर्स से अपील करूंगा कि आप जरूर बाहर निकले और वोट डालें, क्योंकि आपका वोट, खास तौर पे अक़लियतों का वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर यहाँ पे किसी किस्म से कोई एमएलए बना सकता है तो वो अक़लियती वोट है। मोहसिन साहब, अगर आप मेरी राय के साथ मुत्तफिक हैं तो तमाम देखने वालों को आप ये तफसीलात बताते हुए इस प्रोग्राम का इख्तिताम करिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से खलील भाई ने कहा है मैं उसके साथ सहमति भरता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आवाम जो है इससे पीछे नहीं हटेगी। आवाम के हाथ में एक बेहतरीन मौका है कि जिस तरीके से अभी खलील भाई ने कहा कि बीआरएस के टाइम पे क्या हुआ था और किस तरीके से अरेस्टिंग हुई थी, मैं इसी एक चीज़ बताता हूँ, पीठ पे वार करने से बेहतर जो है आपके छाती पे वार करने वाला दुश्मन होता है। अभी जिस तरीके की गवर्नमेंट चल रही है, एक तरफा ये बता रही है कि भाई हम एक्शन लेंगे, हम तुम्हारी हमदर्दी में है, पर एक तरफ से जो है पीछे से आपके ऊपर वार किया जा रहा है। तो ये सारे लोगों से होशियार रहना चाहिए। जहां पर जो है खुलेआम आने वाला जो भी होता है, हमको पता होता है कि भाई ये खुलेआम हमारे से आ रहा है। एक नजरिया मेरा ये, मैं अपने नजरिए की बात बता रहा हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना में कहीं ना कहीं बहुत बड़े दबाव में, बगैर बीजेपी के दबाव के जो है यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। उनके दिलों में खौफ भरा हुआ है, और कैबिनेट पूरा जो है अगर यहाँ पर पूरा कैंपेनिंग में लगेगा तो अवाम का काम कौन करेगा। और यहाँ पर कई सारे, थोड़ी सी बारिश में जो है कई सारे गड्ढे और कई सारी चीजें जो है उबल के आ जा रहे हैं। तो वो टोन प्लानिंग का ये सारा जो काम है वो मुसलसिल अच्छे तरीके से होना चाहिए, और अपने कायद को चुनने से पहले आप अच्छे से सोचिए और अपना वोट किसी भी हाल में काउंट करिए। वो उनकी सियासत है, वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि यहाँ मसला जुबली हिल्स का है और हम हैदराबाद तेलंगाना से वाबस्तगी रखते हैं। हमारा मकसद है कि हमारे लोगों को फायदा हो, और हम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं इससे खास तौर पे अक़लियतों की आवाज उठाएं। आज जो मुसलमानों के जज्बात को तकलीफ है, खास तौर पे राजा सिंह की गिरफ्तारी, ये इशू को उठाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा किसी किस्म की ना कांग्रेस से ना बीआरएस से ना कोई और पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं है। और आवाम को फिर एक बार, आप किसे वोट देते हैं ये आपकी मर्जी है, मगर अक़लियतों के हाथ में हुकूमत बनाना है। वो चाहे तो बना सकते हैं, वो चाहे तो बिगाड़ सकते हैं। अब देखना ये है कि बीआरएस को चुनेंगे या कांग्रेस को चुनेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वोट ना डालें, कोई और फायदा उठा ले। क्योंकि हाल ही में इसी तरीके से सीएम केसीआर और रेवंत रेड्डी की लड़ाई में बीजेपी ने सीट हासिल कर ली। आप देखिए, दो चीफ मिनिस्टरों को हराते हुए बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, जबकि खुद वहां पे रेवंत रेड्डी एमपी थे, वो सीट भी बीजेपी को चली गई। ऐसे बहुत सारे मसाइल है। और दूसरी चीज, अक़लियतों की बात नहीं, कई सारे वादे किए गए, प्रजा दरबार, महालक्ष्मी और पेंशन, ज़ईफों का पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, ये तमाम चीजें केसीआर के दौरे हुकूमत में चलती थी। और जुबली हिल्स का इलेक्शन अहम इसलिए है कि आने वाले वक्त में बल्दी इलेक्शन आने वाले, इसका असर पड़ेगा। तो कांग्रेस और बीआरएस जो बराबर टकाफर कर रही है, अपने तमाम तर लीडरों को जुबली हिल्स में झोंकी दी है, तो दोनों भी चाहते हैं कि यह सीट हमारे कब्जे में आए, क्योंकि जुबली हिल्स से या जुबली हिल्स की आवाम से नहीं, आने वाला इलेक्शन जुबली हिल्स के इस इलेक्शन की कामयाबी पे तय करेगा। जी हाँ, वो 6 गारंटियों की बात है। अब ऐसा है कि खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर 15 लाख रुपए अकाउंट में डालते बोले थे, कहाँ है वो? और बारिश, इतनी शदीद बारिश हुई, केसीआर साहब जब कॉर्पोरेटर इलेक्शन था, कुछ हल्कों में कुछ रकूमत बांटे गए, बाद में बी सेवा से फॉर्म्स लिए गए। जब इलेक्शन खत्म हो गया, वो आज तक उसके बाद नहीं आए। बाद में कांग्रेस हुकूमत में इतनी शदीद बारिश हुई, पूरे मूसी के अतराफ में तबाही हुई, मगर किसी किस्म का एग्रेशिया नहीं ऐलान किया गया, ना वो गरीबों का कोई
अता पता रहा। आप कांग्रेस के नंबर पर बन के बात कर रहे हैं क्या टीआरएस के नंबर बन के बात कर रहे ना मैं टीआरएस की बात कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। आप देखिए जुबली हिल्स में मुख्तलिफ इलाका से आज इसका जवाब मैं देना चाहूंगा जो आपने ये सवाल किया खलील साहब। हम लोग किसी की तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, हम आवाम की आवाज़ बन के बात कर रहे हैं। जिसकी पहचान है हमेशा हम कंटिन्यूअसली आवाम के लिए बात करते हैं। अभी यहाँ पर हाइक ऑफ करप्शन जो नज़र आ रहा है, जो है करप्ट गवर्नमेंट जितनी बीआरएस करप्ट थी उससे कई गुना ज़्यादा जो है कांग्रेस में करप्शन नज़र आ रहा है। फिलवक्त तेलंगाना में कई ऐसे चीज़ें हो रहे हैं, होटल की तरह यहाँ पर सरकार चलाई जा रही है। इनको सिर्फ एक टारगेट है कि रोज़ हमको दिल्ली को कुछ पैसे भेजना है, वो काम हो गया तो हम अपने घरों में सुकून से आराम कर लेंगे। अगर आप दिल्ली की इतनी वाहवाही और इतना पैसा भरते रहेंगे तो दूसरे इलेक्शन जो हो रहे हैं यहाँ से पैसा वहाँ पर लग रहा है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ। और यहाँ पर करप्शन इतना हाइप है, करप्शन ये लेवल का है कि यहाँ पर फेक केसेस हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं। यहाँ पर जो है हर मुसलसल दिन एसीपी टीम में कई लोग अरेस्ट हो रहे हैं। करप्ट इतना करप्ट बना दिया गया है। तो ये करप्ट बनाने में कांग्रेस से ज्यादा ताउन केसीआर का है। केसीआर ने ये चीजें सिखाकर एक चेन बनाकर जो है छोड़कर चले गए। ये करप्शन का सबसे बड़ा जिम्मेदार केसीआर, केटीआर और उनकी सरकार है, जो खुद कई करप्शन में इन्वॉल्व है। अब चाहे लीकर में ले लो, स्किल डेवलपमेंट में ले लो, या माइनॉरिटी डेवलपमेंट में ले लो, कई सारी चीज़ों में आप देख लो जहां पर से बताया जाता था कि भाई फलानी जगह से 5,000 करोड़ ला लिए, फलानी जगह से 10,000 करोड़ ले लिए, पर वो लगा कहाँ पर आज तक किसी को नहीं पता। और गरीब बच्चों आपको इससे पहले भी बोला मैं, ये सिर्फ जमा खर्ची इलेक्शन की बातें हैं। अब आपने कहा कि क्या हमारा इदारा बीआरएस की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है, तो आवाम खुद देख सकती है। जब भी ऑपोजिशन रहा हम हमेशा ऑपोजिशन के साथ रहे। क्यों? क्या आवाम की आवाज जब भी उठा सकते हैं जब हम हुकूमत के खिलाफ ठहरे। चाहे वो बीआरएस थी, हम बीआरएस के खिलाफ ठहरे, और अब कांग्रेस है तो कांग्रेस के खिलाफ भी लगातार हम बोल रहे हैं। महालक्ष्मी स्कीम पूछ रहे हैं, शादी मुबारक स्कीम पूछ रहे हैं, पेंशन पूछ रहे हैं, इंदिरम्मा इल्लू पूछ रहे हैं, और ऐसे कई सारे वादे हैं जो कांग्रेस ने किए हैं जिसको पूछा जा रहा है। क्योंकि 6 गारंटी जो देकर कांग्रेस ने जीत हासिल की तेलंगाना में, इन गारंटियों के भरोसे पे जब आवाम ने इन्हें चुना है तो उसके बारे में हमारा फर्ज बनता है कि हम बार बार पूछे। और ये जुबली हिल्स इलेक्शन एक अच्छा मौका है आवाम को कि ये बताए, अपना गुस्सा निकाले, चाहे वो बीआरएस हो या कांग्रेस हो। जिस तरीके से 10 साल बीआरएस ने यहाँ हुकूमत की और कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो क्या कांग्रेस आगे क्या करेगी? मोहसिन साहब, इसी के साथ आप एक खास बात हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, और इलेक्शन को भी टाइम बाकी है, आपके पोलिंग डेट को टाइम बाकी है, तो अपने वोट को किस तरीके से वोटर एक्सेप्ट अभी जिस तरीके से हमारे कई व्यूवर्स देख रहे होंगे कि एक साइड अपन कांग्रेस की बात करें और बीआरएस की बात करें। व्यूवर्स का सवाल है कि भाई आने वाले वक्त में शायद बीआरएस जीतेगी, हो सकता है बीआरएस जीतेगी, क्योंकि वो लोगों की सिंपैथी है उनके साथ। उनका कहना है कि भाई मेरे शोहर के कुछ ख्वाहिशात थे, मेरे शोहर के कुछ जज्बात थे आप आवाम को लेके जुबली हिल्स की, कि वो मुकम्मिल करने का मेरे को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल उनको भी मौका मिलना चाहिए, पर एक चीज़ मैं जो ग्राउंड रिपोर्ट देखा हूँ, मैं आज जो ट्रैवल कर रहा हूँ टोटल जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे पैदल यात्रा हो सकता है या गाड़ी पे, मैंने जो फिर के देखा हूँ, भाई यकीन मानिए आप 10 साल में अगर जुबली हिल्स के स्लम एरिया को डेवलप कर डालें तो हाईटेक सिटी और डिफरेंट एरिया जो है बहुत डेवलप नज़र आ सकते थे। पर यहाँ पर डेवलपमेंट एक नंबर 0 है। यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े चीज़ें दावे करने वाले लोग एक चीज़ सोचना चाहिए कि भाई उनके शौहर ने इतनी सियासत देखकर अपना वक्त, अपनी जहनियत और अपनी जान भी सियासत में तोड़ दी, तो उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया। अब आने वाले बिल्कुल उनकी वाइफ के साथ हमारी सिंपैथी है, उनके बच्चों के साथ हमारी सिंपैथी है, और आने वाले वक्त में भी रहेगी। पर ये एक मौका एक ऐसे कैंडिडेट को भी देना चाहिए जो मुसलसिल बगैर कोई पावर में रहते हुए, बगैर कोई इख्तियार में रहते हुए, अपोजिशन में रहते हुए और मुसलसिल हार मानते हुए, हारते हुए भी आवाम की जो है खिदमत करता है। जबकि आपको तो मौका था, आपके पास 10 साल थे, आपने आवाम की खिदमत क्या की और आपने किस तरीके से किया, वो सारी चीज़ें एक्सपोज में करना नहीं चाह रहा। पर एक मौका इधर साइड से भी अगर देखा गया तो सिंपैथी के लिए देना चाहिए, ताकि वो अपने मरहूम शौहर की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर सके, उनकी आत्मा की शांति के लिए। और एक मौका इधर भी देना चाहिए। तो अब ये फैसला तो अवाम ही करेगी कि वोट मिलेगा किसको। मोहसिन साहब, मैं हमारे देखने वालों को बता दूं, ये कांग्रेस का जिस तरीके का इलेक्शन चल रहा है, यहाँ कोई ज्यादा कांग्रेस लीडरान नजर नहीं आ रहे थे, और कांग्रेस को बूस्टअप असदुद्दीन अवैसी के पद यात्रा के बाद ही 25% अब इस बात पे मैं और मजीद 25% बाकी है, क्योंकि आवाम का रुझान कभी भी यू टर्न कर सकता है।
HYC सलमान के ज्वाइनिंग के बाद अवाम का रुझान यूटर्न कांग्रेस की तरफ हुआ। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि 11 को अभी बहुत सारा वक्त बाकी है, अभी बहुत सारी कैंपेनिंग इनकी बाकी है। अनिता सालुका IPS ऑफिसर और TRS के लीडर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पब्लिक की सेवा में रहना है, लेकिन TRS के साथ कांग्रेस के साथ जो गवर्नमेंट है अब पहले 10 साल BRS में थे, वो लोग BRS के कॉर्पोरेटर थे, अब उसके बाद BRS में डिप्टी मेयर थे, अब फ्रेंडली सीधा कांग्रेस में हो गए। और दूसरी चीज, सरदार की मौत का वाकया जितने डीप तरीके से MKTV का इदारा उठाया और ये तमाम तफसीलात खुद गोपीनाथ MLA का आखिरी बयान हमारे रिपोर्टर सैयद हामिद ने लिया, और इस बयान के साथ आपको ये एक रील के तहत हम पेश भी करेंगे। खास तौर पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई और बाबा फसीउद्दीन खुद अपने इलाके में इतने बदनाम है, अगर किसी का घर बनता है या कोई ऐसा काम होता है तो बराबर उन्हें उसका हिस्सा देना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, अवाम कह रही थी। और सरदार के इंतकाल के बाद जो एहतजाज हुआ शायद अवाम भूल जा रही है, क्योंकि हमारे पास ऐसा एक ट्रेंड बना हुआ है कि आज कुछ बातें याद रहती है और कल भूल जाते हैं, क्योंकि ये हमारे से आपसे रिलेटेड नहीं है, मगर डेवलपमेंट जो है हर आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं बाबा तब बाबा फसीउद्दीन को लेके कांग्रेस का नुकसान इसलिए नहीं होगा कि ये इलेक्शन कांग्रेस के कैडर से या कांग्रेस के बैनर पे नहीं लड़ा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बैनर है, ये एक शख्सियत पे लड़ा जा रहा है। अब नवीन यादव यहाँ का एक लोकल कैंडिडेट है, इसके अलावा जो है नवीन यादव के कई सारे खिदमात यहाँ रह चुके हैं और ये जमीनी हकीकत जानते हैं, तो बाबा फसीउद्दीन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि गवर्नमेंट हो सकता है ये उनकी कुछ जाती मजबूरियां थी और हुकूमत से ताउन रहने की वजह से मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर तप्पनी आप बाबा फसीउद्दीन से पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, अभी जिस तरीके से खलील भाई ने कहा है सेलेक्टेड इलेक्टेड लीडर्स, ये सिर्फ एक ही हल्के का नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, एक चेन बना हुआ है, एक MLA के नीचे कई कॉर्पोरेटर होते हैं, कॉर्पोरेटर के नीचे कुछ और लीडर्स होते हैं, तो ये मुसलसिल आवाम को जो है तकलीफात का सामना करना पड़ता है, जैसे घर की तामीर के लिए या फिर छोटे मोटे जो भी है नल के कलेक्शन के लिए। तो ये एक ट्रैक बना हुआ है, ये ट्रैक को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और ये सेलेक्टेड इलेक्टेड लीडर्स के करप्शन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, जो इदारों में बैठ के जो है आवाम से मुसलसिल रिश्वतें खाते हैं और आवाम को तकलीफ़ें देते हैं, जिसका एक शिकार बना है हमारा मोमिन भाई सरदार, और ऐसे कितने सरदार होंगे शायद पता नहीं। इसी के साथ मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और इजाज़त भी लेना चाह रहा हूँ कि हालात कुछ भी हो, एहसास कुछ भी हो, और अगर आने वाले वक्त में या फिर अभी आपका एक मौका है आपके पास बदलाव लाने का, तो अपना वोट का ताउन सही से करिए। और अपने जब हम तरकारी खरीदते हैं, भाजी खरीदते हैं, तो 10 बार सारी चीज़ें देखते हैं, उसी तरीके से अब हम वोट देने से पहले ये सारी चीज़ें अपने माइंड में चलाइए। वोट एक बार एक दिन का नहीं होता है, जो वोट से आपके वोट से पावर लेके आता है बाद में आपके ऊपर हुक्मरान बन जाता है, आपके ऊपर जुल्म। और जिस तरीके से अभी बाबा फसीउद्दीन की बात की गई है, जिस तरीके से गोपीनाथ जी की बात की गई है, तो ये सारी चीज़ें एक ट्रैक बना हुआ होता है। एक तरीके से जब आप पार्टी छोड़ के चले जाएंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशराइज भी क्रिएट किया जाता है, आपके ऐसे मौकूफ बना दिया जाता है कि भाई आपके ऊपर इतना प्रेशर हो। प्रीवियस आपके जितने केसेस है करप्शन के, जिसमें खुद MLA भी हिस्सेदार होता है, सेलेक्टेड इलेक्टेड लीडर्स के साथ MLA का MP का बहुत बड़ा ताउन होता है। ये चेन बनकर जो है तेलंगाना में रूट हो रही है। करप्शन लेवल को अगर ख़त्म करना है तो अपने वोट का सोच समझ कर इस्तेमाल करिए, ताकि आने वाले वक्त में बदलाव आ सके। इसी के साथ खलील भाई और मेरे सारे देखने वाले व्यूवर्स से इजाज़त मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कुछ कमेंट्स आए हैं, वो कमेंट्स को खास तौर पे ओवरव्यू करते हुए मैं आपको बताता चलूं। घरों से पैसे वसूल कर रहे हैं, जी बराबर है। बीइंग हिंदुस्तानी एक मैसेज कर रहे हैं कि एलिगेशंस और बाबा फजलुद्दीन घरों से पैसे वसूल, जो घर बनते हो पैसे वसूल कर रहे हैं। ये तो सरदार तेरी मौत को नहीं भूलेंगे, जब आवाम ने नारा दिया था उस टाइम पे वाज़ा तौर पे कई सारे वहाँ के मुकामियों ने कहा था और बाबा फसीउद्दीन के खिलाफ एहतजाज भी किया था। ये आवाम बखूबी जानती है वहाँ की। तमाम मैं देखने वालों से एक बार फिर आपको बताते चलूं कि जुबली हिल्स का इलेक्शन BRS और कांग्रेस के बीच में है और यहाँ सीधी टक्कर दोनों पार्टियों के बीच में है, क्योंकि BRS के KTR जो इख्तिदार में जब थे, अगर आप उनसे मिलना भी चाहते तो मुलाकात नहीं हो पाती। अब लेकिन उनका मोबाइल फ़ोन खुला है, रिंग हो रहा है लेकिन नहीं उठाते उन्होंने।
उनके कई सारे पीएस है, मगर एक भी पीए फोन नहीं उठाते, क्योंकि इलेक्शन है, जुबली हिल्स उनकी भी नाक और बफकर सीट को वापस लाना है। इसी तरीके से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में नवीन यादव एक मुकामी कायद है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर इनकी सपोर्ट कर रही है तो आने वाले वक्त में अगर जुबली हिल्स की आवाम के साथ कोई दुश्वारी होती है, खासतौर पर अकलियतों के, तो हम और आप दारुसलाम जाकर पूछ सकते हैं कि क्या ये नवीन यादव जिसकी तारीफ असदुद्दीन अवैसी ने की थी, ये हमारा काम क्यों नहीं कर रहा। ये माजी में हम सवाल कर सकते हैं। यही सवाल हम एमएलसी जो वहां पर आ रहे हैं मिर्जा रहमत अली बेग उनसे कर सकते हैं, और एक एमएलसी जो रियाजुल असद अफंदी है उनसे कर सकते हैं। इसके अलावा अरफात साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लगातार जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकाजात में फिर रहे हैं और नवीन यादव की कैनवसिंग कर रहे हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं कि आखिर क्यों हमारे काम नहीं हो रहे। क्योंकि हम दारुसलाम का दरवाजा दस्तक दे सकते हैं। जिस तरीके से गोशा महल एक राजा सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके बावजूद वहां की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से लगातार अपने शिकायतें और अपने जो तकालीफ है वो बता रही है, बल्दी आबरसानी दीगर मसाइल को, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उसे हल भी करा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ भी जुबली हिल्स में भी शायद नवीन यादव के जीतने के बाद अगर कांग्रेस हुकूमत उनके मसाइल को हल नहीं करती, जिसमें कब्रस्तान है, बल्दी है, आबरसानी है और दीगर ऐसे मसलों के साथ साथ जो हुंडाइज्म और ब्लैकमेलिंग थी उसे भी शायद आने वाले वक्त में बंद किया जाएगा। और मैं इसके साथ साथ नाजरीन को बता दूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलए आप रात के 1 बजे तक उन्हें कॉल कर सकते हैं, शायद वो फोन रिसीव कर ले, मगर दीगर लोगों से ये कोशिश या वो उठाएंगे कोई भरोसा नहीं। इसके साथ साथ फिर मैं एक बार जुबली हिल्स के अवाम को बताते चलूं कि एमकेटीवी का इदारा और सैयद हामिद रिपोर्टर लगातार ग्राउंड पे बने हैं। इनकी जानिब से ज़मीनी हकीकत बताई जाएगी और अवाम के बीच में रहते हुए अवाम किस कायद को चाह रही है और किसे ये अपना एमएलए बनाना चाहती है, ये तमाम तर चीज़ें सामने आएगी। इसके साथ साथ मैं तमाम देखने वालों से अपील करूँगा कि अगर आपने हमारे पेज सैयद हामिद रिपोर्टर को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा हम यूट्यूब पर एमकेटीवी हैदराबाद और दीगर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर मौजूद है। इंशाल्लाह कल खुद रास्त सैयद हामिद अवाम के बीच में अवाम के मसाइल और अवाम किसे पसंद करती है इसके साथ आपके बीच मौजूद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, यार जिंदा सोबत बाकी।